भारतीय संसद का निर्माण 3 अंगों के मिलने से बनता है। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु वह सदन का एक अभिन्न अंग होता है तथा संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है। वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसे स्थगित भी कर सकता है और लोकसभा को विघटित भी कर सकता है तथा संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें 238 सदस्य राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र के विशिष्ट ज्ञान रखने वाले होते हैं। नामांकित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को उपसभापति चुनती है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है, तब सभापति का पद खाली होने पर उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, परंतु जब उपसभापति का पद भी खाली होता है, तब इस पद को राज्यसभा का कोई ऐसा व्यक्ति संभालता है जिसे राष्ट्रपति विहित करे। राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके सभापति तथा उपसभापति को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति तथा उपसभापति अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। यदि राज्यसभा की किसी बैठक में उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तो उपराष्ट्रपति उस सभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। लोकसभा जनता की सभा मानी जाती है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 संघ शासित क्षेत्रों से लिए जाते हैं। इसके अलावा यदि राष्ट्रपति को यह संज्ञान हो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो वह अनुच्छेद 331 के अधीन एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की बांट ऐसी रीत से की जाएगी कि उस संख्या के राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। इस प्रकार संविधान लोकसभा के प्रति निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता 2 प्रकार से स्थापित करता है। नंबर 1 विभिन्न राज्यों से तथा नंबर 2 एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भी विघटित कर सकता है, परंतु आपात उद्घोषणा में यह अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी भी अवस्था में आपात उद्घोषणा के समाप्त हो जाने के पश्चात 6 माह से अधिक न होगी। अनुच्छेद 84 लोकसभा के सदस्यों के लिए निम्न योग्यता का प्रावधान करता है। नंबर 1 वो भारत का नागरिक हो। नंबर 2 राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष तथा लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होना आवश्यक है। नंबर 3 निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए दिए गए निर्देशानुसार शपथ ग्रहण किया हो। नंबर 4 संसद के लिए संबंधित विषय पर ऐसी योग्यता रखे जो किसी विधि के द्वारा बनाई गई हो। उदाहरण स्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उस व्यक्ति का नाम मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। अनुच्छेद 102 के अनुसार किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अयोग्यताएं होने पर वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता। यदि वह व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीनस्थ कोई लाभ का पद धारण करता हो। नंबर 2 यदि सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त घोषित किया गया हो और ऐसी विकृत विद्यमान हो।
नंबर 3, यदि वह अनुमानित दिवालिया है। नंबर 4, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी इच्छानुसार ग्रहण करे अथवा विदेशी राज्यों के प्रति विश्वसनीयता को स्वीकार करता है। नंबर 5, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है। संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य अपने पद के अलावा लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। लाभ का पद ना तो संविधान में परिभाषित है और ना ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संविधान में कहा गया है कि मंत्री पद लाभ का पद नहीं है। जया बच्चन बनाम भारत संघ 2006 के मामले में समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस आधार पर निर्भय घोषित कर दिया गया कि वे उत्तर प्रदेश फिल्म निगम की अध्यक्षा के रूप में लाभ का पद धारण करती थीं। जया बच्चन ने इस विनिश्चय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि उनका पद लाभ का पद था क्योंकि यह पद स्थायी था और उसको धारण करने वाला उससे युक्त रूप से कुछ लाभ पा सकता था। वास्तविक धन संबंधी लाभ पाना आवश्यक नहीं है। पीए संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये निर्धारित किया गया कि लाभ के पद से अभिप्राय ऐसे पद से है जिसके साथ कुछ आर्थिक लाभ जुड़े हुए हों। यदि संसद के किसी सदन का सदस्य त्यागपत्र दे देता है तो वह संसद का सदस्य नहीं रह जाता, परंतु राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र देगा और लोकसभा का सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। संविधान के 33वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन करके एक नया परंतुक जोड़ा है। पर इस परंतुक के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का सदस्य अपना त्यागपत्र देता है और वह स्वीकृत हो जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, बशर्ते कि त्यागपत्र स्वेच्छा दिया गया हो। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक राष्ट्रपति समय समय पर आहूत करता है। 1 वर्ष में 2 बार यह बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है, परंतु चालू सत्र की बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास का अंतर नहीं होना चाहिए। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक राष्ट्रपति समय समय पर आहूत करता है। संसद का महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए विधि या कानून का निर्माण करना है, अर्थात एक विधेयक के अधिनियम बनने तक की यात्रा संसद में ही पूरी होती है। संसद में 3 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक इत्यादि पर संसद का कार्य निर्भर होता है। साधारण विधेयक: कोई विधेयक संसद में ही अपनी विधायी प्रक्रिया के दौरान गुजरते हुए कानून का स्वरूप धारण करता है। कोई भी साधारण विधेयक बिना राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा की अनुमति प्राप्त किए बिना अधिनियम नहीं बन सकता। किसी विधेयक को सदन के 3 वाचनों से गुजरना आवश्यक होता है। प्रथम वाचन में विधेयक को सदन के सामने रखा जाता है तथा इस दौरान यदि विधेयक विवादास्पद न हो तो इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। द्वितीय वाचन के दौरान प्रस्तुत किए गए विधेयक पर सदन विचार विमर्श करता है और इस पर सामान्य बहस होती है तथा इसे प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात तृतीय वाचन की स्थिति आगे है, जो केवल औपचारिक ही होती है। इसके पश्चात विधेयक को सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन के विचारार्थ भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में फिर उन्हीं प्रक्रियाओं से विधेयक को गुजरना पड़ता है। इस प्रकार दूसरा सदन यदि इसे एकमत से पारित कर देता है तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने पर यही विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। परंतु यदि विधेयक किसी एक सदन में पारित है और दूसरे में नहीं तो वह पारित नहीं समझा जाएगा और ऐसे विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संविधान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। सदनों की संयुक्त बैठक: जब कोई विधेयक एक सदन में पारित होकर दूसरे सदन में भेजा जाता है और वह दूसरा सदन उस विधेयक को अस्वीकृत कर देता है, विधेयक में किए गए संशोधनों पर असहमत हो, इसे पारित किए बिना ही 6 मास से ज़्यादा समय बीत चुका हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है या बुला सकता है। इनके अलावा यदि विधेयक लुप्त हो गया हो तो भी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक करवा सकता है और जब राष्ट्रपति के इस आशय की सूचना दोनों सदनों को दी गई हो तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं करेगा। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव होने के पश्चात
की प्रथम बैठक को, प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है तथा ऐसी बैठक बुलाए जाने के अपने कारणों को इंगित करता है। हालांकि यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अभिभाव नहीं होता है, इसे मंत्रिमंडल तैयार करती है, राष्ट्रपति केवल इसे पढ़ता है। राष्ट्रपति सदन में लंबित किसी विधेयक को विचारार्थ किसी सदन को संदेश भेज सकता है और वह सदन इस पर विचार करेगा। संसद का विघटन। विघटन से तात्पर्य सदन की कालावधि को समाप्त कर देना है, जिसके पश्चात नई लोकसभा का निर्माण होता है। विघटन करने की यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। यदि कोई प्रधानमंत्री स्वयं सदन से त्याग पत्र दे देता है तो राष्ट्रपति उसका विघटन करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपदस्थ भी कर सकता है। विघटन कई कारणों से हो सकता है। नंबर 1, सदन का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने पर। नंबर 2, लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त न होने पर। नंबर 3, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। नंबर 4, त्यागपत्र देने पर। नंबर 5, मृत्यु होने पर या अन्य स्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा यदि उपर्युक्त कारणों से विघटित नहीं कर दी जाती तो अपनी नियत अवधि 5 वर्ष तक चलेगी, परंतु आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 1 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है और आपात की समाप्ति पर 6 मास के भीतर नई लोकसभा के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाता है। विघटन का प्रभाव। जब किसी लोकसभा का विघटन होता है तब इससे सदन की कार्यवाहियों पर निम्न तरह से प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, यदि कोई विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है परंतु लोकसभा में पारित नहीं हुआ है तो यह विघटन के साथ समाप्त नहीं हो जाता है। नंबर 2, यदि कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है वह सदन के विघटन के पश्चात ही समाप्त हो जाता है। नंबर 3, यदि कोई विधेयक जो लोकसभा में तो पारित हो गया हो किंतु राज्यसभा में लंबित हो तो वह विघटन के पश्चात लुप्त हो जाता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे सदनों की संयुक्त बैठक में पारित नहीं करवा लेता। संयुक्त बैठक का उपबंध धन विधेयकों पर लागू होता है, क्योंकि धन विधेयक पर केवल लोकसभा का अधिकार क्षेत्र है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है, परंतु यदि राज्यसभा स्वीकृत न दे तो भी लोकसभा धन विधेयक को पारित कर सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति। कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के अधिनियम नहीं बन सकता। भले ही दोनों सदनों में पारित हो गया हो, परंतु उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। किसी विधेयक के संबंध में मंजूरी देते समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह घोषित कर सकता है कि नंबर 1, वह विधेयक पर अनुमति देगा। नंबर 2, अनुमति रोक लेता है। नंबर 3, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। इस प्रकार वापस लौटाए गए विधेयक पर सदन पुनर्विचार के लिए बाध्य है, परंतु यदि बिना विचारित किए ही पुनः पारित कर देता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है, क्योंकि राष्ट्रपति उसके पश्चात अपनी अनुमति नहीं रोक सकता। धन विधेयक। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और कोई भी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। परंतु कर संबंधी मामलों में ऐसा नहीं होता। धन विधेयक राज्यसभा में सिफारिश के लिए भेजा जाता है, जिसे वह अधिक से अधिक 14 दिनों तक अपने यहाँ रोक सकती है, फिर उसे लोकसभा को वापस कर देती है। यह लोकसभा के ऊपर निर्भर रहता है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। इस प्रकार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन विधायी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के लिए संसद विधि द्वारा प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन कर सकती है। चूँकि एक विधेयक के अधिनियम बनने तक के सारे क्रियाकलाप संसद में ही होते हैं, इसलिए संसद विधायिका में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।